नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश 3 साल मोदी सरकार में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मोदी सरकार के उन तमाम मंत्रियों से जिन्होंने अपने अपने विभाग में लैंडमार्क स्थापित किए हैं। ऐसे ही एक मंत्री मनोज सिन्हा जी हमारे साथ हैं, जिनके पास दूरसंचार के साथ साथ रेल राज्य मंत्री का भी जिम्मा है। मनोज सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, जो आम आदमी की समस्या है वो कॉल ड्रॉप की है, और आपने बड़े जोर से कहा था कि किसी भी हालत में कॉल ड्रॉप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या इस पर जीरो टॉलरेंस जोन बनाया जा सकता है, क्योंकि ये समस्या अभी भी और एक आम कंज्यूमर की है? देखिए, ये रेगुलर मॉनिटरिंग से ही ये ठीक होगी, लेकिन एक बात का मुझे संतोष है कि 5 जुलाई को मैंने मंत्रालय संभाला था और अप्रैल महीने के अंत तक 2.5 लाख बीटीएस हमने देश भर में लगवाए, और पूरे एनडीए सरकार का कार्यकाल लेंगे तो 6.5 लाख बीटीएस हमने लगवाए। स्पेक्ट्रम भी लगभग 965 मेगाहर्ट्ज का पिछले बार नीलाम हुआ, जो पिछले 4-5 वर्षों की नीलामी के टोटल स्पेक्ट्रम से ज्यादा था। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राई की रिपोर्ट आप देख लें, या सामान्य तौर पर भी जो एक कॉल ड्रॉप इशू हो गया था वो नॉन इशू हो गया, ये मैं जरूर कह सकता हूं। उसमें काफी सुधार हुआ है। ये दावा मैं नहीं करता कि वो पूरी तरह खत्म हो गया है। हमने एक IVR सिस्टम भी मंत्रालय में स्थापित किया है 1955, और 16 लाख कस्टमर्स को हमने कॉल कराई है। उससे हम आइडेंटिफाई करने में सफल होते हैं कि कौन से ब्लाइंड स्पॉट हैं जहां रेगुलर फ्रिक्वेंट कॉल ड्रॉप होती है। 3-4 प्रकार के प्रश्न हम कस्टमर 55 और 16 लाख कस्टमर्स को हमने कॉल कराई है। उससे हम आइडेंटिफाई करने में सफल होते हैं कि कौन से ब्लाइंड स्पॉट हैं जहां रेगुलर फ्रिक्वेंट कॉल ड्रॉप होती है। 3-4 प्रकार के प्रश्न हम कस्टमर से पूछते हैं कि आपके घर के अंदर कॉल ड्रॉप ज्यादा हो रही है या कोई पर्टिकुलर स्थान है, और वो टीएसपी को सूचना देते हैं। सभी टीएसपी ने एक नोडल ऑफिसर बना रखा है, और मैं कह सकता हूं कि 15 दिन में अधिकांश समस्याओं का समाधान करने में हम सफल रहे हैं। तो जिम्मेदारी से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन रेगुलर मेंटेनेंस होता रहे, रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहे, ये आवश्यक है, और उस दिशा में हम पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं। एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि देश में लोग बेहतर सेवा भी चाहते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बने या लगे इसकी अनुमति भी नहीं देना चाहते हैं। जैसे कॉल ड्रॉप दूर करने में टावर्स का एक अपना योगदान है, और दिल्ली जैसे जागरूक शहर में ही अगर मैं कहूं तो कई स्थान है लोधी गार्डन में जो लोग सुबह टहलते हैं, उन लोगों ने ही धरना दे दिया कि साहब ये लोधी गार्डन के पास टावर नहीं लगेगा। अनेक स्थानों का जिक्र मैं कर सकता हूं। तो एक भ्रांति भी फैली हुई है कि जो ये EMF रेडिएशन होता है टावर से, उससे कई प्रकार की गंभीर बीमारियां लोगों को होती हैं। इस भ्रांति को दूर करने के लिए भी हमने जागरूकता अभियान चलाया है। देश के बड़े शहरों में अनेक कार्यक्रम मंत्रालय की ओर से किया है। ट्राई भी इस दिशा में काम कर रही, और अभी 1 मई को हमने एक दूरसंचार तरंग नाम का पोर्टल लॉन्च किया है, तरंग पोर्टल। तो उस तरंग पोर्टल से देश का कोई भी नागरिक देश भर में अवस्थित किसी भी टावर से कितना EMF रेडिएशन हो रहा है उसकी जानकारी कर सकता है। संतोष अगर नहीं ये व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में कितना रेडिएशन हो रहा है, तो 4000 रुपये अगर मंत्रालय में जमा करेगा तो हमारी टर्म यूनिट की जो फील्ड यूनिट के ऑफिसर्स हैं वो जाकर के जांच करके रिपोर्ट दे सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं जो अधिकतम प्रयास हो सकता है वो किया गया है, और मुझे संतोष है कि उसमें काफी बेहतर सुधार हम कर पाए। कई सारे कोर्ट्स ने इस इशू पर बात की। सरकार को जो एक्सपर्ट है वो हमेशा कॉन्टेस्ट करते रहते हैं कि सरकार आधी अधूरी जानकारी दे रही है, इससे वाकई विकिरण होता है। तो क्या साइंटिफिक ढंग से ये प्रूव किया जा सकता है, या किसी को कन्विंस किया जा सकता है कि नहीं, इससे कोई विकिरण नहीं है? देखिए, किसी न्यायालय ने आज तक एक भी आदेश नहीं दिया है कि इससे कोई नुकसान होता है। सभी न्यायालयों के निर्णय मेरे ध्यान में है, और मैं जो बात कर रहा हूं वो तथ्यात्मक है और वैज्ञानिक आधार पर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोजेक्ट ही लिया था EMF रेडिएशन पर, और पिछले 30 वर्षों में 25,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स और बाकी प्रकार के अध्ययनों की रिपोर्ट आई है,
और किसी भी रिपोर्ट में ये बात नहीं कही गई है कि ये लो लेवल मैग्नेटिक रेडिएशन जो है, ईएमएफ रेडिएशन जो है, मानव के स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव डालता है। दूसरा सबसे बड़ा इशू है सर, अब तो टेलीकॉम में जितनी कंपनी हो जो जो सुविधाएं दे रही है, नई वैल्यू एडेड सर्विसेज दे रही हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि 4G का नेटवर्क तो रोल आउट हो गया, लेकिन 4G एक्चुअल में काम नहीं करता। ये कई लोगों की शिकायत है। जैसे दिल्ली में मैंने 4G ले रखा है, लेकिन वो 3G ही दिखाता है। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि अब 4G का बेहतर नेटवर्क कई जगह उपलब्ध है और ये मार्केट ओपन है। तो अभी जो न्यू इंटेंट है उसने जिस तरह से काम शुरू किया है, तो बाकी लोग भी अपना नेटवर्क टेक्निकली ठीक कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश के जिन शहरों में 4G नेटवर्क है, अब स्पेक्ट्रम की कोई कमी नहीं है। और मुझे लगता है वो अपना बैकहॉल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस तरह का बनाएंगे कि 4G अच्छे प्रकार से लोगों को प्राप्त हो सकेगा। ये एक ऐसा मंत्रालय है जिसको कहते हैं कि काजल की कोठरी है। आप पर दाग न लगे, इसके लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं? क्योंकि स्पेक्ट्रम की उपलब्धता, समय समय पर उनको लोगों को अलॉट करना, ये सब चीजें भी आपके ही मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। मोटे तौर पर ये सच कह रहे हैं आप कि मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो सरकार संभालते समय एक संकट था, ट्रस्ट डेफिसिट का, विश्वास का संकट था। उस को हमने बहाल किया। अब लोगों में विश्वास जगा है कि जो भी काम इस सरकार में हो रहा है वो पारदर्शी तरीके से हो रहा है और उसके कारण देशी और विदेशी पूंजी निवेश इस सेक्टर में बढ़ा है। और मैं कह सकता हूं कि हमारे सरकार की नीति है ट्रांसपेरेंट ढंग से काम करने की, और 3 साल हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये आरोप, मैंने आपकी बात मैं क्यों करूं, विरोधी भी हमारे नहीं लगा सकते और न लगाने का साहस कर रहे हैं कि कहीं रास्ते से भटक करके हम लोगों ने कोई काम किया है। तो उसका पूरा ध्यान है और पूरी सरकार ही पारदर्शिता पर बल दे रही है और मुझे लगता है हमारा मंत्रालय भी इस पर विशेष रूप से बल दे रहा है। रेल मंत्रालय पर आते हैं। जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सरकार ने लिया है कि बनारस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाना है, और बनारस आपके क्षेत्र से बिल्कुल लगा हुआ है, प्रधानमंत्री का भी क्षेत्र है, और बनारस वर्ल्ड हेरिटेज की ऐसी सिटी है जो दुनिया में सबसे पुरानी इनहैबिटेड यानी बसी हुई शहर जिसे कहा जाए। लेकिन वहां पर जो सिस्टम है, वहां पर गंदगी की बात है, मुगल सराय में गंदगी की बात है, प्लेटफॉर्म्स को और आधुनिक करने की बात है। तो वहां पर और क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि इसको और बेहतर बनाया जा सके? कि मैं थोड़ा संशोधन करूंगा। ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन क्या होता है मैं नहीं जानता। बनारस वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा ये बात मैंने कहीं सुनी नहीं है आधिकारिक तौर पर। कैबिनेट ने एक फैसला किया है कि A1 और A कैटेगरी के जो 407 स्टेशन हैं पूरे इंडियन रेलवेज में, उनको हम अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार अच्छा बनाएंगे। उस दिशा में हमने काम प्रारंभ किया है। और भोपाल के पास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है, गांधीनगर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, आनंद विहार, ब्रजवासन, ऐसे अनेक स्टेशन हैं जहां काम चल रहा है। और बाकी हमने वेबसाइट पर डाली हुई है। बनारस भी उसमें है जिस पर काम होना है। लेकिन खुद मंत्रालय ने ही बनारस स्टेशन में मुख्यतः बनारस कैंट और मड़ुआडी, तो शायद आपका बनारस इधर जाना नहीं हुआ है। अब बनारस में खास तौर से यूथ जो है वो सोशल मीडिया पर मड़ुआडी स्टेशन की तस्वीर डाल के बड़ा आनंद ले रहा है। तो और कैंट स्टेशन अभी जो सर्वेक्षण हमने कराया है उसमें बनारस कैंट सफाई के मामले में बहुत ऊपर है। तो ये धारणा गलत है कि बनारस का रेलवे स्टेशन, मैं कह सकता हूं कि अच्छे रेलवे स्टेशनों में उनकी गिनती है। और जो मूल वहां दिक्कत थी उस दिक्कत का समाधान करने में हम सफल रहे। तो हमने सैटेलाइट स्टेशन वाराणसी सिटी और मड़ुआडी को डेवलप कर दिया है, जिसके कारण अब कंजेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। एक नई शुरुआत हुई है पोस्ट ऑफिस के जरिए कि पोस्ट ऑफिस से आप पासपोर्ट ले सकते हैं, और आपने गाजीपुर के अंदर, फरीदाबाद के अंदर ऐसे केंद्र हाल ही के दिनों में खुले हैं। ये क्या सिस्टम है? क्या आदमी पोस्ट ऑफिस जाएगा, अपना फॉर्म भरेगा और उसको वहां से पासपोर्ट इश्यू हो जाएगा? 125 करोड़ आबादी का देश है और कुल 39 केंद्र थे पासपोर्ट बनाने के, 39 सेंटर थे। लोगों को काफी कठिनाई होती थी, दूर दूर तक यात्रा करनी होती थी। मैं आभारी हूं सम्माननीय विदेश मंत्री जी का, उन्होंने मुझसे चर्चा की, सुषमा स्वराज जी ने, और
उनके सुझाव पर ही ये काम आगे बढ़ा। उन्होंने मुझसे चर्चा की थी और फिर हम लोगों ने तय किया कि ऐसे पोस्ट ऑफिस जहां जगह उपलब्ध है वहां पासपोर्ट सेवा केंद्र हम खोलें और लगभग 60 के आसपास पासपोर्ट सेवा केंद्र हम खोल चुके हैं। आने वाले दिनों में और भी खोलने जा रहे हैं। तो वो विदेश मंत्रालय के सहयोग से ही ये काम हो रहा है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के 2 लोग वहां जाकर के फॉर्म लेते हैं और हमने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को ट्रेन किया है। टेक्निकल सपोर्ट पासपोर्ट ऑफिस का है, विदेश मंत्रालय का है। हम एप्लीकेशन लेते हैं और जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है वहां से पासपोर्ट बन करके वहां आ जाता है। बायोमेट्रिक से लेकर के सारा काम पोस्ट ऑफिस में हो जाता है। पोस्ट ऑफिस तो ट्रांसफॉर्म हो गया। दूसरा आपका सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय रेल का है, जिसे अगर भारत की लाइफलाइन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैं सबसे पहले तेजस की बात करना चाहूंगा, क्योंकि तेजस अब पटरियों पर उतरने ही वाली है, बॉम्बे टू गोवा चलेगी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मानना है कि ये ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। आधुनिक सुविधाओं से लैस है, उसमें LCD है, उसके अंदर अटेंडेंट रहेंगे प्लेन की तरह। लेकिन क्या हमारी पटरियां 200 किलोमीटर प्रति घंटे का भार लेने में सक्षम है? मोटे तौर पर अधिकांश पटरियां हमारी ठीक हैं और अभी टेलगो का ट्रायल हुआ है और 200 की स्पीड से आराम से टेलगो चली है। तो इसलिए ये कहना कि हमारी पटरियां ठीक नहीं है, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। और रेल मंत्रालय समय समय पर इसकी जांच भी करता है, उसके उपाय भी करता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें दिक्कत आएगी। लेकिन मुझे जहां तक ध्यान है, मैं कह सकता हूं कि वो तेजस की स्पीड 160 ही रखी गई है। 160 ही रखी गई। अगर आपने टेलगो की बात करी तो टेलगो का ट्रायल हुआ, हम लोगों ने ट्रायल देखा, पूरे देश ने ट्रायल देखा। टेलगो को हकीकत बनाने का काम, यानी भारत की पटरियों पर चलने लगे, इसके लिए आपने क्या फ्रेमवर्क, क्या डेडलाइन डिसाइड किया है? देखिए, टेलगो का सक्सेसफुल ट्रायल रन हो गया है। अब रेल मंत्रालय विचार कर रहा है कैसे उसे, जो प्रश्न आपने पूछा, हकीकत में बदला जाए। टेलगो में जो कोचेज हैं टेलगो के डिजाइन पहले से, उसमें बैठने के ही स्थान है, जिस तरह से शताब्दी में है। हम चाहते हैं कि दिल्ली मुंबई, दिल्ली कलकत्ता की यात्रा ओवरनाइट हो जाए। तो उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या वो स्लीपिंग कोच बना सकते हैं, बर्थ वाली कोच बना सकते हैं। तो वो प्रक्रिया जारी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में रेल मंत्रालय इस पर निर्णय करेगा। ये निर्णय क्या 2019 के पहले हो जाएगा? काफी पहले हो जाएगा। टेलगो यानी एक हकीकत बनेगी। लेकिन बुलेट ट्रेन की हमने कई बार बात की और इस बार मुझे मौका मिला प्रधानमंत्री जी की एक विदेश यात्रा को कवर करने का। मैं चाइना गया था और मैंने देखा कि वहां 360 की रफ्तार से किस तरह से बुलेट ट्रेन दौड़ती है। मंत्रालय ने इस पर कई तरह के स्टेप्स लिए हैं। आज 3 साल बाद इसकी क्या स्थिति है? नहीं, जब सरकार बनी थी तो उस समय तक केवल अध्ययन का काम चल रहा था मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर। अध्ययन जब समाप्त हो गया तो सरकार ने फैसला किया और जाइका ने फंडिंग का इंतजाम कर दिया। टेक्नोलॉजी भी, जो जापान की कंपनी है हाई स्पीड रेल की, वो टेक्नोलॉजी दे रही है और नियुक्ति का काम भी मुझे लगता है कि सिलेक्शन हो गया है हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का। और आने वाले दिनों में वो काम शुरू हो जाएगा। तो काम शुरू होगा तो निश्चित रूप से वो हकीकत में बदल जाएगा। अब रेल की अगर बात करी जाए तो रेलवे के नेटवर्क में आज की तारीख में बात की जाए तो कितने किलोमीटर पटरियां रोज बन रही हैं या कितने प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन के अंदर हैं? पिछले साल लगभग 2500 किलोमीटर नई रेल लाइन डबलिंग और गेज कन्वर्जन मिलाकर के हमने किया था। सरकार जब संभाली थी तो 4 किलोमीटर रोज था। आज मैं कह सकता हूं बढ़कर के 9 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया है। एक बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से गौरक्षकों की पिटाई हो रही है, जिस तरह से एग्रेसिव हिंदू संगठन आगे आ रहे हैं, उससे पूरे देश में पॉलिटिकल पार्टीज और समाज का एक तबका ये दबाव बना रहा है कि ये तो हिंदूवादी छवि लेकर आगे चलना चाहते हैं। वहां पर जातीय संघर्ष भी हो रहा है कई इलाकों में, जैसे हमको सहारनपुर में देखने को मिला। इन दोनों चीजों के क्या कारण है? मुझे इस पर एक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी ऐसे समूह को प्रश्रय नहीं देगी जो कोई चोला पहन करके और गैर कानूनी काम करे।
न उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण देगी न भारतीय जनता पार्टी देगी। इसलिए किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से समय आता है तो लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ऐसी सरकार है जो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर कोई समझौता नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है कि जो वातावरण तैयार किया जा रहा है तो वो तो राजनीति से प्रेरित है। मुझे लगता है कुछ भी करेंगे योगी जी तो कुछ लोगों ने ये जिम्मा ले रखा है कि उसकी आलोचना उनको करनी ही है। चलिए मनोज सिन्हा जी, आपने हमसे बात की और अपने मंत्रालय के थॉट शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनोज सिन्हा जी का ये मानना है कि 3 साल के अंदर सरकार ने तेज गति से काम किया है और कम से कम उनके 2 मंत्रालयों की बात की जाए तो इन मंत्रालयों में सरकार ने धमाल किया है और कई नई चीजों को लेकर वो सामने आ रहे हैं, जिससे आने वाले समय में कंज्यूमर जो अल्टीमेट चीज है, जहां भारत में 125 करोड़ के आसपास उपभोक्ता हैं, उनको बहुत राहत मिलने वाली है। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।